Hello my dear students and welcome back in my history class once again. Student, as you know that we will continue our chapter from trade to territory. And today we are going to discuss about the new topic East India Company. Comes East. East India Company. What is East India Company? What is East India Company? इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर थी क्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिएगा यहाँ पे वर्ड आया है, यहाँ पे भी ईस्ट लिखा है और यहाँ पर भी ईस्ट लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, कहाँ से आती है भी ईस्ट के लिए आती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा यहाँ पे ब्रिटेन था, अगर मैप में देखें, और यहाँ पे हमारा क्या रहा होगा, इंडिया रहा होगा। तो भाई ईस्ट और वेस्ट का जो हम देखते हैं कल्चर, वो यही शो करता है ईस्ट से और वेस्ट से। तो भाई क्या होता है, ये कंपनी क्यों आती, देखिएगा जैसे आज हमारी कंट्री में काफी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे एलजी को ले लेते हैं हम लोग, रियलमी को ले लेते हैं, नोकिया को भी ले लेते हैं। ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां, इनकी ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं, सैमसंग है, काफी है। तो ऐसे ही उस समय उस टाइम पीरियड में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी थी और वहां की जो रानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम या फर्स्ट। फर्स्ट इसलिए कहा जाता है कि जैसे आपकी क्लास में एक ही नाम के 2 या 3 स्टूडेंट होते हैं तो उनके आगे हम लगा देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिससे पता लगता है, कंफ्यूजन नहीं होती है कि भाई फर्स्ट किसका नाम है, सेकंड किसका नाम है, थर्ड किसका नाम है। तो एलिजाबेथ नाम की और भी रानियां हुई होंगी, इसीलिए एलिजाबेथ फर्स्ट याद रखते। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहीं से, मॉडर्न इंडिया से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ब्रिटेन की एक कंपनी थी जो ट्रेड किया करती थी, व्यापार किया करती थी, और उस समय वहां पे जो रानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। अभी थी क्या, व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इज आल्सो नोन एज अ ट्रेडिंग कंपनी, व्यापार करने वाली एक कंपनी थी और वहां पे वो व्यापार कर रही थी, कहाँ पे, इंग्लैंड में। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि ज्यादातर रिसोर्सेस और ज्यादातर वेल्थ इंडिया में भी है, तो क्यों ना हम इंडिया जाके अपना व्यापार शुरू करें। उस कंपनी ने ऐसा सोचा, तो उसको यहाँ आने के लिए पहले क्या चाहिए, चार्टर चाहिए। चार्टर क्या होता है, आपको कहेंगे सर चार्टर क्या होता है, कि चार्टर एक प्रकार से परमिशन कहते हैं कि जब भी हमारे कंट्री से कभी भी हम दूसरी कंट्री में बिजनेस करते हैं तो पहले अपनी गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो एक प्रकार से चार्टर का दूसरा नाम परमिशन है। परमिशन किससे ली जाएगी, जो उस समय वहां रानी थी। तो क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी इन इंग्लैंड इन 1600। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, केम इन इंडिया आती है। एक्वायर्ड चार्टर, उसने प्राप्त कर लिया था चार्टर। चार्टर का मतलब होता है बेटा परमिशन या आज्ञा। किससे परमिशन ली थी उसने, फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। वहां की जो रानी थी वो कौन थी, एलिजाबेथ थी, और वो कौन से नंबर पे थी, फर्स्ट नंबर पे थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी इन इंग्लैंड इन 1600 एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से ट्रेड करने के लिए परमिशन किससे ली, एलिजाबेथ फर्स्ट से परमिशन ली। आगे देखते हैं, गॉट अ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। उन्होंने क्या कर लिया, सोल राइट प्राप्त कर लिया। सोल का मतलब होता है बेटा एक आत्मा, कहने का मतलब भी उस समय इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी काफी कंपनी थी, तो उन्होंने सोल राइट प्राप्त किया। सोल राइट का मतलब होता है कि भाई अब इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया से ट्रेड करेगी, अब इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं जाएगी, यानी उन्होंने सोल राइट ले लिया। इसको कहते हैं एकाधिकार, एक ही अधिकार, अर्थात अब इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड के लिए, कंपनी खोलने के लिए अब क्वीन से परमिशन नहीं ले सकती। ये अथॉरिटी केवल किसको दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई कि वो इंडिया में आए और अपना ट्रेड स्टार्ट करे। अब चाहकर भी इंग्लैंड की कोई भी कंपनी या कोई भी ट्रेडर्स इंडिया में परमिशन नहीं ले सकता था, क्योंकि वो परमिशन केवल एक ही कंपनी को मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और भी इंग्लैंड की कंपनी हमारे देश में आ सकती थी, लेकिन नहीं, केवल एक ही को परमिशन मिली थी और वो परमिशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज करने के लिए नहीं आई थी, यहाँ पे वो क्या करने आए थे, स्टार्टिंग में केवल ट्रेड करने के लिए आए,
लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि जो मुगल एम्परर थे, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती तब तक तो वो ट्रेड करते रहे और उसका टैक्स भी देते रहे हमारे यहाँ। याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती तो उस समय यहाँ पे किस सल्तनत, किस राजाओं का शासक था, तो आप कहेंगे मुगल शासकों का, यानी मुगल राजा यहाँ हुआ करते थे और उनको वो उसके बदले में टैक्स भी देते थे जो भी वो ट्रेड से इनकम करते थे या प्रॉफिट कमाते थे। तो उनको एकाधिकार मिल जाता ईस्ट के साथ। अब है स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन। अब केवल जो कंपटीशन रह गया, क्यों? क्योंकि अब वो बेचिंत हो गए कि भाई अब हमारे देश से तो कोई कंपनी आएगी नहीं, क्योंकि हमको सोल राइट मिला हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले इंडिया में क्या करेगी? ट्रेड करेगी। लेकिन उनका अब जो कंपटीशन था वो और भी यूरोपियन कंट्री से हो गया। वो कौन से थे? जैसे यूरोपियन पावर्स वॉज देयर, और भी यूरोपीय शक्तियां थी जो भारत में आई ट्रेड करने के लिए। वो कौन सी थी? पुर्तगीज, जिसको हम पुर्तगाली कहते हैं, फ्रेंच, जिसको हम फ्रांस कहते हैं, एंड डच, और जिसको हम डच कहते हैं, जिसको नीदरलैंड आज कहा जाता है। तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच, ये यहाँ पे पहले से या व्यापार करने के लिए आते थे, जाते थे, और इनका कंपटीशन किससे होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी से होता था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और वो एक चार्टर प्राप्त करती है अपने रानी एलिजाबेथ फर्स्ट से, और वो 1600 AD में भारत में आ जाती है। और जैसे ही वो परमिशन मिलती है तो वो परमिशन एज अ सोल राइट होती है कि अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ट्रेड करने नहीं जाएगी। और लेकिन जब वो इंडिया में आती है तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मुगल एम्पर थे और औरंगजेब के शासन काल तक तो उन्होंने केवल यहाँ ट्रेड किया। जो भी ट्रेड से उनको प्रॉफिट मिलता था वो गवर्नमेंट को, अर्थात मुगल एम्पर को दे देते थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो द पावर ऑफ मुगल एम्पायर वाज डिक्लाइन। सीधे सीधे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक इसके बाद वो ये सोचते हैं कि अब तो इनके पास पावर नहीं गई। अब उनका मेन जो मोटो या मेन जो गोल था वो अब ट्रेड करना नहीं था, बल्कि उन्होंने सोचा कि अब यहीं रह जाओ, यहीं पे शासन करो, हम क्यों टैक्स देंगे, हम खुद राजा बन जाते हैं और हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम हमारा टैक्स भी बचेगा और यह लेबर भी हम इनसे काम भी करवा सकते हैं। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का टारगेट बाद में बदल गया। पहले उनका टारगेट था यहाँ पे केवल ट्रेड करना, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि इंडिया में एकता तो रही नहीं, अब छोटे छोटे राज्य बन गए, छोटे छोटे राजाओं में लड़ाई हो रही है, तो क्यों ना इनको दबा के स्वयं राजा बन जाएगा और हमारी ऑल ओवर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रांच खुल जाए। ना हमें किसी से परमिशन लेना पड़ेगा, ना हमें प्रॉफिट के बदले टैक्स देना पड़ेगा। ये कहानी सन 1600 से शुरू होती है। अब सोचिएगा वो कितने सालों तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर द एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।